अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, हस्बे हाल के साथ हाज़िर है आपका मेज़बान जुनैद सलीम और इस शो में मेरा साथ दे रहे हैं इस शो की जान अजीज़ी और मेरे मुअज़्ज़ज़ मेहमान। अस्सलाम वालेकुम नायरीन, आज मौजूदा सियासी सूरत हाल पे भी हम सब दानिश्वरों का तबसरा आप सुनेंगे और बहुत सी पॉलिटिकल गुफ्तगू सुनेंगे और साथ साथ कॉमेडी और जोक्स के लिए भी जुनैद बैठे हुए हैं। यार मुबारक हो, नई जॉब मिली आपको। नई जॉब नहीं, तुम्हें क्या पता है ये बाई नहीं आता जुगत करने से। मैंने तो इसको 2-3 दफा कहा कि फिर अनाउंस करो कि दानिश्वर यही है। सीधी बात है, अगर तुम दानिश्वर को जुगते करते हो तो। मेरा क्या ताल्लुक है जुगत से? नहीं, सब ये जो आप जुगते करते हैं इसमें आपको कुछ बच भी जाता है कि नहीं? यार कुछ बचता हो तो हमारे में बैठे हो। यार कहीं थिएटर कर रहे हो। अच्छा जी, करें पॉलिटिकल एनालिसिस भी खुद करें। देखें, सबसे पहला जो पॉलिटिकल एनालिसिस एक दानिश्वर इस वक्त कर सकता है वो तो वही है जो यरदारी साहब का बयान जो है तुम्हें छड़ रहा है। उस हवाले से ये भी ये हो गया वयाहत हो गई है कि वो यरदारी साहब का ही बयान था और उसको ड्राफ्ट रहमान मलक साहब ने किया था। और एक दानिश्वर होने के नाते मैं पहले ही समझ गया था बयान सुन के ही कि ये किसी बड़े दिमाग वाले बंदे ने ड्राफ्ट किया हुआ है। क्या मतलब? बड़ा दिमाग जैसे भैंस का होता है या गाय का होता है या बैल का होता है, उस हवाले से कह रहे। इस तरह रहमान मलक साहब का दिमाग है। यार अजीजी, वैसे रहमान मलक साहब का दिमाग इतना बड़ा नहीं है। अच्छा, वो बाल कम होने की वजह से बड़ा लगता है। ठीक है, दानिश्वर का अपना एनालिसिस है। मुझे सिर्फ ये बताओ दानिश्वर साहब कि उसमें ड्राफ्टिंग का कमाल क्या है? उसमें क्या इतनी कोई महारत थी उस बयान में? कौन सा मसला फीसा गौरस उन्होंने बयान कर दिया था? भाई जी, इस वक्त यही तो सबसे बड़ा टॉपिक गिना जाता है सियासत में कि चीफ जनरल साहब जो हैं वो रिटायरमेंट की तरफ जा रहे हैं, लेते हैं या नहीं लेते रिटायरमेंट। वैसे तो उन्होंने कह दिया मैंने एक्सटेंशन। मैंने तुम्हें इस बयान के फौरन बाद भी ये कहा था कि इस बयान का मकसद कतई तौर पे ये नहीं है कि पाकिस्तान की अस्करी क़यादत के अंदर अपने लिए कोई सॉफ्ट कॉर्नर पैदा किया जा सके। तो फिर किस लिए ये बयान दिया गया जी? यार पीपल्स पार्टी की क़यादत को भी इस बात का बखूबी इदराक है कि ये मामला इतनी आसानी से हल होने वाला नहीं है और ना ही पाकिस्तान की अस्करी क़यादत है, क्योंकि कच्ची गोलियां खेली हुई हैं कि वो एक बयान से जो है वो मोम हो जाएंगी। असल में ये सारा जो प्रॉब्लम था, ये जो क्रिएट किया गया, इतना फास्ट क्रिएट किया गया, इसका मकसद सिर्फ नवाज शरीफ साहब को दबाव में लेना था कि जो तहकीकाती इदारे हैं उस हद तक तो आप अपना असर रसूख इस्तेमाल करें, और वो पहले ही हो रहा है। जहां तक मतलब सॉफ्ट कॉर्नर फराहम किया जा सकता है पीपल्स पार्टी के लिए नून लीग की तरफ से, वो तो पहले ही हो रहा है। नहीं तो नवाज शरीफ साहब को किस तरह ये मुतासर करने की कोशिश की गई है? नवाज शरीफ साहब को? अच्छा गारी तुम देख रहे हो तो दानिश्वर की गुफ्तगू देख ही रहे हो। मैं सुन रहा हूँ कि कहीं गलती निकले तो मैं बोलूं। तुमने क्या गलती निकालनी है? तुम तो बैठ ही नहीं सकते दानिश्वर, ये ऐसे बैठ सकते हैं? ये देखो ये नहीं, उसके वहां वो है ही नहीं। बस फिर ये दानिश्वर को ही मिलती है हैंडल वाली। अच्छा जी, ये क्या मुतासर किया जी नवाज शरीफ साहब को? इन्होंने नवाज शरीफ साहब को प्रेशराइज करने की कोशिश की है और उसमें नाकामी के बाद, या यूं कह लो कि उससे पहले भी, जरदारी साहब एक और पिच पे भी खेलने की कोशिश कर रहे हैं अपने लिए, कोई थोड़ा सी मतलब सॉफ्ट ग्राउंड पैदा करने के लिए। वो ये है कि अपना एक इंटरनेशनल पोस्चर दिया जाए कि मैं कोई मामूली शख्सियत नहीं हूं, मुझ पे हाथ पड़ा तो मैं बहुत कुछ करूंगा। अच्छा। उसके लिए जरदारी साहब ने एक अमेरिका का मुख्तसर सा खुफिया दौरा भी किया है यहाँ की क़यादत को बताने के लिए कि मेरे बहुत ऊपर तक ताल्लुकात हैं। तो लेकिन ओहो बहुत जबरदस्त रहा। एक कोई पाकिस्तान में मुतय्यन एक साबिका खातून सफ़ीर मिली हैं उनसे, और एक कोई छोटा मोटा कांग्रेसमैन मुश्किल से मिला है। मेरा ख्याल 10-11 दिन रह के वो वापस आ गए और कुछ भी। और तुम्हें एक और बात बताऊं, ये जो आप लोगों ने PSL में देखा था, पहले जरदारी साहब की जो साहबजादी हैं वो इफ्तिताही तकरीब में तशरीफ़ ले गई थी और फिर बाद में इख्तितामी तकरीब में बिलावल साहब थे। उसका मकसद भी कोई क्रिकेट को एंजॉय करना नहीं था, बल्कि वही जिस इंटरनेशनल पोस्चर की, इंप्रेशन की मैं बात कर रहा हूँ,
उसको स्ट्रेंथन करना था। कि हम बैनुल अक़वामी लोग हैं। अच्छा जुनैद साहब, कुछ खबरें ये भी आ रही हैं कि हमारी अस्करी क़यादत ने ऑपरेशन के हवाले से कोई कॉम्प्रोमाइजेस भी कर लिए हैं। हाँ अच्छा, ये वैसे खान साहब ये फाउल होता है कि बड़े दानिश्वर के होते हुए आप छोटे दानिश्वर से सवाल करें। यार इस तरह तो ये भी सारे दानश्वर बैठे हैं, यहाँ वो मेट्रो बस नहीं जा रही। ओ भाई, मेट्रो हो भी तो नहीं चलेगी क्योंकि ड्राइवर ने तो हमारी तरफ मुंह किया हुआ है। इन वजूहात की बिना पर अमजद इस्लाम अमजद साहब का नाम हो गया और आप लोग पीछे रह गए। वेरी सैड। जुनैद साहब, आप क्या बता रहे थे? हम बार बार हस्बे हाल में इस इंप्रेशन को डिनाई कर चुके हैं कि हमने ये बात भी कही थी कि जनरल राहील शरीफ की जो गाड़ी है उसमें हॉर्न भी है, उसमें ब्रेक भी है, उसमें गियर भी है, उसमें एक्सेलरेटर भी है, लेकिन उसमें रिवर्स गियर नहीं है। चार गियर आगे जाने वाले, पिछला है। और ये जो ऑपरेशन है इसमें आपको गियर्स नजर आएंगे, इसमें आपको ब्रेक भी नजर आएगी, सब कुछ नजर आएगा, रिवर्स गियर नहीं लगेगा। हम बार बार, और लोग कहते रहे कि जनाब वो कराची में कॉम्प्रोमाइज कर लिया, पंजाब की सूरत हाल का हवाला देके कह रहे थे बिल्कुल ऐसी कोई बात नहीं है। बल्कि ताजा तरीन खबर ये है कि पंजाब में भी 2-3 वज़रा के खिलाफ इंक्वायरी मुकम्मल होके अब अगले मरहले में दाखिल हो चुकी है, जहां पे शवाहिद इकट्ठे किए जा रहे हैं, गवाहियां इकट्ठी की जा रही हैं। जबकि सिंध की सूरत हाल ये है कि पिछले 4 दिनों के दौरान 2 सूबाई वज़रा के साथ बिलमुशाफा तफ्तीश हो चुकी है, सिटिंग वज़रा के साथ। एक का मैं नाम ले देता हूं, अली मर्दान साहब के साथ, और एक खबर तो कल शाया हो ही चुकी है कि आसफ जरदारी साहब के बेनोई मुनव्वर तालपुर से भी तफ्तीश हो चुकी है। जी जी नायरीन, अभी आप जुनैद के सवालात पे अय्यी का तबसरा सुन रहे थे। अब लेते हैं छोटा सा वक्फा। मैं खुद ना वक्फा लेता, इसने मेरी बड़ी बेइज्जती कर दी। अच्छा भाईजान, ये आज हस्बे डाक में एक डाक से ही आया है, लिफाफा है, और इसके ऊपर एड्रेस के साथ सख्ती के साथ ताकीद की हुई है कि सिर्फ जुनैद साहब हस्बे हाल वाले को ही मिले। और ये इतनी ताकीद क्यों की है, उसकी वजह 10,000 रुपए है। ये किस लिए है? ये किस लिए है? इसीलिए उसने ताकीद की थी। बैठ जाओ, नहीं है कि किस लिए? बताता हूं, बैठो तो सही ना, बैठो। अच्छा बताओ जरा, बताओ ये 10,000 रुपए किस लिए है? ये हजार अच्छा जी, एक कलर कहार से कासिम चुगताई साहब ने लिखा है, उन्होंने लिखा है कि अस्सलाम वालेकुम हस्बे हाल टीम, अजीजी साहब ये 10,000 रुपए मेरी मेहनत की कमाई है, लेकिन हस्बे हाल से मोहब्बत की वजह से मैं आपको इनाम के तौर पे भेज रहा हूँ। तो दे देना फिर मुझे। सुन तो लेना, वो इनाम उन्होंने मुझे अच्छा, भेजा है ना। मुझे पता है, उधर बैठो, नाम अजीजी गलती से लिखा गया। नहीं, बैठो तो सही ना, तुम्हें मिलेंगे। यार उन्होंने कहा है। मिलेंगे बाबा, बैठ जाओ, तुम्हें मिलेंगे। अच्छा, वो लिखा हुआ है कि इन 10,000 रुपए के लिए अजीजी साहब को सिर्फ ये बताना है। ये तो मार डाल के पढ़ रहे हो, लिखा और भी यार हुआ है नहीं कि यार, देख लो मैं कुछ झूठ बोल रहा हूँ। अजीजी साहब को यह बताना है कि जुनैद साहब की बैकग्राउंड में हस्बे हाल कितनी मर्तबा लिखा हुआ है। जल्दी से। हाँ जी, एक दफा लिखा हुआ है, बाकी उसकी कापियां कराई हैं। यार ये बता दिया। ऐसे नहीं, उन्होंने लिखा है कि अगर, मुझे तो पता है कितनी दफा लिखा हुआ है, मैंने गिनती करवा ली है। बैठो जरा, बैठ जाओ। कान में बता दो। नहीं, उन्होंने ये को भेजा सवाल के जवाब में। लाइमन वो टीवी देख के कह रहे होंगे कि क्या बात है, ये वाह वाह वाह, क्या जवाब दिया। देखो यार, ना करो ऐसे। उन्होंने लिखा है कि अगर अजीजी इस सवाल का दुरुस्त जवाब ना दे सके तो अजीजी के दोस्त दानिश्वरों को ये 10,000 हजार रुपए करके तकसीम कर दे। जबरदस्त। आपके इससे 1 रुपया भी मैं तो नहीं बता आना। भी सकता हूँ कितनी दफा लिखा है। नहीं, अजीजी ने यहाँ पूरी रात लेट जाना है, यहाँ पे मंजी डालने नहीं है उसने, और ऐसे ऐसे गिनना है, ऐसे 10,000। यार ऐसे ना करो, बता तो दिया मैंने, एक दफा लिखा हुआ है, बाकी फोटो कॉपी है। अच्छा जी, इसका जवाब मैं कल दे सकता हूँ? अभी फौरन। चलो, खिलर गया ना मेरा 10,000। अच्छा जी, अगला मैसेज जो है वो वीडियो मैसेज है, व्हाट्सएप के जरिए जो हमें दिखाएं जी। ये ले। मैं रबनाज बात कर रहा हूँ जर्मनी से।
हस्बे हाल की पूरी टीम और अजीजी साहब को मेरा सलाम। बहुत और मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो प्रोग्राम का नया फॉर्मेट है वो मुझे पहले वाले फॉर्मेट से बहुत बेहतर लगा है। थैंक यू। इसके अलावा मैं ये कहूँगा कि जो पुलिस वाला आपने खड़ा किया होता है कटहरे के बाहर, बेहतर होगा कि एक दिन उसको भी आप कटहरे के अंदर ले आए। सही बात है। कटहरे के साथ बाहर खड़ा हुआ रोब डाल रहा है, रोप भी डाल रहा है और रिश्वत भी मांग रहा होता है। हाँ, इसको भी कटहरे के अंदर किसी दिन लाएंगे जरूर, फिक्र ना करें जनाब। आपने जर्मनी से हमें वीडियो पैगाम भेजा, बहुत शुक्रिया। भाई साहब आप क्या कहेंगे इस तजवीज पे? जिन्हें साहब मैं तो कहता हूँ रफा दफा करो, छोड़ो ऐसे, क्यों लाना उसको यार। उस बंदे ने जर्मनी से अगर मैसेज भेजा तो उसका मूल्य होना चाहिए, कुछ जरूर लाएंगे जी, फिक्र ना करें। खत पढ़ें जी अगला। तारिक रोड कराची से अब्दुल सितार मेमन लिखते हैं, अस्सलामुअलैकुम हस्बे हाल टीम। वालेकुम अस्सलाम। वजीर आजम ने कराची में भी मेट्रो चलाने का ऐलान किया है। मुबारक हो। आप लोग तो लाहौर में मेट्रो का सफर कर चुके होंगे। मेरी ख्वाहिश है कि जब कराची में मेट्रो चले तो पहली बस में हस्बे हाल की पूरी टीम उसमें सफर करें वाह वाह। और उसका कंडक्टर अजीजी हो। यानी बाकी सारी टीम आराम से बैठते और ये को वक्त पड़ा हो। कोई तुम्हें ड्राइवर बना रहा है, कोई कंडक्टर बना रहा है, दानिशवरी दरी की दरी रहे। वही मैं सोच रहा हूँ, ये को लोग ये लेना शुरू हो गए। ये कौन से कलर की बस है जो कराची में चलेगी? टीवी पे मशहूरी में तो तोते रंग की नजर आ रही है। तो हमने भी बैठना, फिर मैं कौन से कलर का सूट पहन के बैठूं? तो तुम इसी तरह बैठ जाना, तोता और कां दोस्त भी होता है। तुम गौरी साहब को इजी ले रहे हो यार। तो गौरी साहब कौन सा मुझे डॉक्टर कदीर खान समझ रहे हैं? मुझे जो ये लेगा मैं उसको कड़े हाथों ही लूंगा। कड़े हाथों नहीं लेते, आड़े हाथों लेते हैं। यार हाथ मेरे हैं तो मैं भी उनका नाम रख। लो जी, कराची से चलने वाली मेट्रो का अगर कंडक्टर अजीजी हुआ तो इसने किसी भी खेत में सवारी को उतार के कहना है कि यही लालू खेत है। एक और वीडियो मैसेज है। अस्सलामुअलैकुम हस्बे हाल टीम। लो साथ ही खेत आ गए। फिल्मों वाला सुधीर ना समझ लीजिएगा, मलिक सुधीर। अजीजी साहब, हमें आपके हस्बे हाल का नया फॉर्मेट बहुत पसंद आया है और इसी खुशी में मैं आपकी साग के साथ दावत करना चाहता हूँ। प्लीज बुरे वाला आए और साग को खिदमत का मौका दें। देखिए कितना प्यारा साग है, ताजा। बहुत अच्छा। साग की दावत। साग के खेत में खड़ा होके कह रहा है कि इधर आए आपको साग खिलाऊं। मेरा ख्याल है ये को उधर बुला के ना तो खेत में खुला छोड़ देना चाहिए। और उसने साथ एक मुर्गा खेत में छोड़ के कहना है कि लो जी खाओ ये चिकन साग। और अजीजी की जान इसने उस वक्त छोड़नी है जब अजीजी हरे रंग का हो जाएगा। जी एक और खत मिला है, नारोवाल से रियाज चौधरी लिखते हैं, अस्सलाम वालेकुम हस्बे हाल। वालेकुम अस्सलाम। मैं आपको नए सेट की मिठाई खिलाना चाहता हूँ लेकिन इधर नहीं आ सकता। मैं नारोवाल में अजीजी की फुफ्फू को ढूंढ रहा हूँ। आदि हो गई है वैसे। वो मैं नारोवाल वाली अपनी फुफ्फो का ये कर बैठा हूँ, मुझे मिठाई पहुँचाने के उधर फुफ्फो को ढूंढ रहे। वो कह रहे हैं कि मैं आपकी फुफ्फो का घर तो ढूंढ रहा हूँ लेकिन मुझे मिल नहीं रहा। ये मेरी फुफ्फो है या शर्मीन उबैद है? वो घरेलू खतून है बेचारी, उसका घर कहाँ से मिल रहा है? अब सीधा मुझे TCS कर दे लड्डू। ये ना खुआने वाली बातें हैं ना। मैं फजूल फुफ्फो के घर में जाकर लड्डू दे रहे हैं तुम्हारा, सिर्फ और कोई मामला नहीं। हाँ जी, आप तो मुझे इधर बैठा के बहुत मेरी इज्जत अभी ये सारी डाक ये पे लिखी हुई है। यहाँ में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन, पतंगबाजी के नतीजे में हमारे यहाँ हर साल दर्जनों कीमती जानों का ज़िया होता है। पाबंदी भी लगाई जाती है लेकिन पतंग साज और पतंगबाज इस पाबंदी से इनकारी हैं। वो कहते क्या हैं, उन पर फर्द जुर्म क्या है, उन पर इल्जाम क्या है, ये जानने के लिए आज हमारे कटहरे में मौजूद है एक पतंग साज। बड़ी मेहरबानी जनाब, वरना टेलीविजन पे हमेशा पतंगबाज और पतंग साज और पतंगबाजी के खिलाफ ही लोग बात कर रहे होते हैं। शुक्र है आपने हमें भी हमारी बात करने के लिए यहाँ पे बुलाया है। वो बुलाया क्या, वलीमे पे आया तुम? तुम्हें पकड़ के लाया। चलो इंज कर लो जनाब, गुस्सा क्यों कर दे?
ये पहले तो तुम ये बताओ कि तुम इस पाबंदी को कबूल क्यों नहीं करते? और जनाब जब आपने पाबंदी लगा ही दी है, पकड़ के कटहरे में ही ले आओ, तो फिर अब मैं क्या बात करूँ? कौन सी पाबंदी? उस पाबंदी की तो तुम धिजियां उड़ा रहे हो। वो नहीं जनाब, हम पतंगे उड़ाते हैं, हम दजियां कभी नहीं उड़ाते। एक अंदाजे के मुताबिक आज भी पंजाब में यौमिया 1,70,000 पतंगे उड़ाई जा रही हैं और 3 दिन पहले शेखुपुरा में गले पे डोर फिरने से एक हलाकत हुई है। मुझे एक बात बताएं जनाब जुनैद साहब, गाड़ियों के एक्सीडेंट नहीं होते सड़कों के ऊपर? गाड़ियों के एक्सीडेंट के साथ बंदे नहीं मरते? उन पे भी फिर पाबंदी लगा दें। गाड़ी बनाने पे भी पाबंदी होनी चाहिए, गाड़ी चलाने पे भी पाबंदी होनी चाहिए। वो ये कि घिसी पिटी दलील। चलो थोड़ी जी चमका लो, चमका लो, पांडे कली हो रहे हैं इधर। ओ भाई, गाड़ी एक जरूरत है, पतंगबाजी जरूरत नहीं है, तफरीह है, और तफरीह के नाम पे लोगों की जानें जाया हो रही हैं। और सर जी नीरी तफरीह नहीं है, जरूरत भी है, बिजनेस है, लाखों लोगों की रोटी का जरिया है जनाब। 12 अरब रुपए की पतंगों का बिजनेस होता है। ये भी तुम लोगों ने खुद ही एक फिगर बनाई हुई है, कभी कहते हो 25 अरब का, कभी कहते हो 20 अरब का, कभी कहते हो 5 अरब का। ये क्या मामला है तुम्हारा? ना पतंगबाजी से मरते कितने लोग हैं जी? सालाना 15 से 20। ये भी आपने फर्जी बनाई हुई है। क्यों? ये तो अखबारात में रिपोर्ट होते हैं। और जनाबे आली, ये जो बिजनेस मैंने बताया है 12 अरब रुपए का, ये भी है तो बता रहा हूँ ना। पतंगे मुफ्त तो नहीं तकसीम होती, बाहरले मुल्कों तक जाती है ये हमारी। तो फिर बाहरले मुल्कों को भेज दो यार, हमारी जान तो छोड़ दो, हमारे लोगों की जिंदगियों को तो महफूज रहने दो। ये तो गलत बात है ना, अपने लोगों को इस तफरी से महरूम रखें और बाहरले लोगों को पतंगे सारे। अंग्रेजों के पास पहले थोड़े शुगल है। यार मेरी बात सुनो, 2 साल पहले तक तुम लोगों के हाथों की बनी हुई पतंगें यूएई जाया करती थी, अमेरिका जाती थी। तुम अब बर्तानिया में काइट फेस्टिवल हो रहा है, वहां पे बना के भेज दो पतंगे। यही तो जनाब बात है, उधर इजाजत है उड़ाने की, इधर से बना बना के उधर भेजते हैं, और जो बना रहे हैं उनके मुल्क में पाबंदी लगा दी गई है। पाबंदी की वजह पतंग नहीं है, पाबंदी की वजह डोर है, धाती डोर है, कातिल डोर है। वहां पे कानून की बालादस्ती है, वहां पे कोई पतंगबाज तसव्वुर भी नहीं कर सकता कि वो धाती तार के साथ पतंग उड़ाए। नहीं तो कानून तो इधर भी है, धाती तार और शीशे से परहेज करे। अब जो लोग नहीं परहेज करते उनको पकड़ना चाहिए, मुझे पकड़ के ले आए। कानून बेचारे का हाल देखा है जिसने अमल दरामद करवाना है। बहुत अच्छे, ये भी पतंगबाजों ने किया हाल। अपने कानून को मजबूत करे ना, हमें ना हमें पकड़ पकड़ के जेलों में दें। और पूरे के पूरे थाने जो हैं वो पतंगबाजों को पकड़ने पे मामूर है बेचारे। हाँ जी, तो मैं वही तो कह रहा हूँ, जो गलत काम करते हैं उनको पकड़ें। ठीक है, इधर भी नहीं होना चाहिए, ना दाती तार का इस्तेमाल होना चाहिए, ना शीशे का इस्तेमाल होना चाहिए, बाजे का इस्तेमाल होना चाहिए ना। हम तो कहते हैं, मगर जो लोग बीच में सही काम कर रहे हैं आप उनको भी पकड़ के ले आते हैं। जिसको पकड़ो वो यही कहता है, तो फिर बच्चे कैसे मर रहे हैं? तो कानून से कहें ना, पतंगबाजों को पकड़े, पतंगसाजों को किस लिए पकड़ रहे हैं? बाबूजी, इन पतंगबाजों को पकड़ना कोई आसान काम है? इतने चालाक होते हैं ये पतंगबाज बाबूजी। जब कोई छत पे नजर आता ना गुड्डी उड़ाता, थाने से जाके हम सीढ़ी लाते हैं, छत के साथ लगाते हैं, इतनी देर में इनको खबर हो जाती है। और जब छत पे जाए बाबूजी, ओ कोई पतंग तोड़ के डंड बैठ के लगाने लगता है, कोई बोरी बिछा के कह रहा है मैं धूप सेक रहा हूं, और कोई किताब खोल के पढ़ने लग जाता है, कह रहा है मेरे एफएससी की तैयारी हो रही है। और ये बात मुझे उसने कही है जो मोहल्ले में जुआ भी कराता है। और सर जी, सफाई की आप क्या बात करते हैं? ये तो मुझे पकड़ के ले गया, हालांकि मैं छत पे चारपाई बुन रहा था। वो चारपाई ऐसे बुनी जाती है कि ऐसे बुनी जाती है? यार पतंगे उड़ाने वालों से बड़े मुजरिम पतंगे बनाने वाले हैं। तुम ना बनाओ ना लोग उड़ाए। लो, मेरी तरफ क्या देख रहे हो? ना बनाओ पतंगे, शापर बनाओ। वो कौन से शापर बनाए? तुम जैसे तो शापर में भी गवर्नमेंट ने पाबंदी लगा दी। हद हो गई, गरीब आदमी को तो जीने का हक ही नहीं है इस मुल्क के अंदर। अच्छा भला मैं गुटका बनाता था, पता नहीं किस बेवकूफ दोस्त ने मुझे मशवरा दे दिया, गुटका ना बनाओ पतंगे बना लो। यार तुमने कातिल पेशी चुने हैं हमेशा। जुनैद साहब, एक दफा फिर पकड़ना पड़ेगा इसको। जुनैद साहब, आप तो पढ़े लिखे आदमी हैं, आप जैसे लोगों को तो सोचना चाहिए। अच्छे भले तरक्की याफ्ता और इंसानियत से मोहब्बत करने वाले मुल्कों के अंदर भी पतंगबाजी की इजाजत है। हमारे यहाँ है में फजूल पाबंदी। और यार जिन मुल्कों की तुम बात कर रहे हो वहां पे कानून की अमलदारी है, वहां पे पतंगबाजी के लिए जगह मुख्तस की जाती है, वहां पे लोगों को सिर्फ साहिले समंदर पर पतंगबाजी की इजाजत दी जाती है, वहां पर धाती डोर इस्तेमाल नहीं होती। अब हमारे मुल्क में समुंदर ही सिर्फ कराची में है, लाहौर पहले अब समुंदर बनाए फिर पतंगबाजी करें।
यार मेरी बात सुनो, लाहौर में तुम लोगों को कई बार कहा गया है कि दरियाए रावी के किनारे जाके अपना शौक पूरा कर लो। दर्जन भर से ज्यादा लोग जमा नहीं हुए, जबकि हजारों लोग तुम्हारी बनाई हुई पतंगे और कातिल डोर लेके छतों पे चढ़े हुए नजर आए हमेशा। और सिर्फ पतंगबाजी नहीं करते बाबूजी, पतंगबाजी की आड़ में ऐसी बेहयाई फैली होती है पूरे शहर में, फायरिंग करते हैं, फिर हवाई फायरिंग करते हैं। बंदा इनसे पूछे गुड्डी का पिस्तौल का क्या जोड़? यार तुम्हारा और वर्दी का क्या जोड़? पहनी हुई है ना तुमने। छोड़ दो इस बात को, मैं खाम खा गर्मी खा रहे हो। तुम्हें कहा भी यार आराम से रहो, तुम्हें नवे बूट लेके दूंगा। जराबें लेके दोगे साथ? जराबें नहीं मैंने लेके दे दी। तुम नहीं जा सकते, किधर जाओगे? ये देखे ना जरा, यही तो सबसे बड़ा मसला है कि तुम लोगों ने कानून को मोम की नाक बनाया हुआ है। वो केरी मोम हजूर है, इस रंग की मोमबत्ती किस शहर में बिकती है? रोशनी में जलती है अंधेरा फैलाने के लिए। तुम्हें कुछ अंदाजा है कि तुम्हारी बनाई हुई पतंगें लूटते हुए ट्रैफिक एक्सीडेंट कितने होते हैं? अब ट्रैफिक एक्सीडेंट भी हम पे ही पा दें तो है। अब तो ये तो आप लोगों की वजह से है ना। आप बच्चों को दें पैसे ना, वो बेचारे लुटे, उनको नकद पकड़ाएं, जाओ बेटा आज ये सिर्फ की दुकान से पतंगे लेके आओ। या लूटनी है तो थोड़ी अकल इस्तेमाल करें, गाड़ी गुजर जाए फिर लूट लें। हाजी अशरफ कौन है? ये नाचीज को हाजी अशरफ ही कहते हैं। अच्छा, हज भी किया हुआ और ये काम भी करते हो? नहीं हज नहीं किया हुआ, मैं हज वाले दिन पैदा हुआ इसलिए बचपन से ही हाजी हाजी कहते। यानी जो एहतियात भी करे अवाम करे। तुमने पतंगसाजी नहीं छोड़नी, तुमने कोई और पेशा नहीं अपनाना। वो जी आती पतंग साजी है, वो पतंग ही बनानी है। मैं कौन सा आर्थोपैडिक सर्जन हूँ? ठीक है, आर्थोपैडिक सर्जन है। लो बाबूजी उन्नी में छड़ना है क्यों? गल वो कर रहे कानून नहीं समझ आउंदी। बस यही तो मसला है, जब कानून को समझ ही नहीं आ रही तो फिर पाबंदी पे अमल दरामद किसने करवाना है? लो तेरे ते भी इल्जाम लग गया और तू भी अंदर आ जा। यहाँ में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। चलें जी, खबरें शुरू करें। पाजनल सबसे पहली और अहम खबर जो है वो हमारी मोहल्ले की है। यार मोहल्ले की खबर छोड़ो यार। बात अच्छे, यानी मोहल्ले की खबर छोड़ दे यार। खुदा के वास्ते तुम तो दानिश्वर आदमी हो। यही तो हमें बुराई पैदा हो गई हुई है कि हम अपने मोहल्ले की खबर नहीं रखते। टीवी के आगे बैठ जाते हैं इस्लामाबाद, न्यूयॉर्क, लंदन की खबरें सुनने के लिए। जहां हमने जाना ही नहीं वहां खबरें क्या सुननी हमने? तो अल्लाह तेरी खैर करे। हैरानकुन बात तो ये है कि आज हम मोहल्ले की खबरें छोड़ दे, कल कहेंगे कि मोहल्ला छोड़ दें। मोहल्ले की खबर जरूर रखनी चाहिए, इसी तरह अच्छी जिंदगी बंदा गया। कर ले शुरू, फिर मोहल्ले का खबरनामा पहले सुन लेते हैं। गुस्से से कह रहे, मुझे पता ना, तुम लोग तो आ जाए, मुझे पता नहीं। गुस्से से नहीं, हाँ जी क्या है मोहल्ले की खबर? फिर वही बात, गुस्से में कह रहा है। इसमें आगे जाके इसने मेरी किसी ना किसी बहाने से बेइज्जती भी करनी है। मोहल्ले की खबर क्या है? क्या प्यार से कह दे जरा जुनेद भाई, जैसे मैं नहीं बोलता था। अच्छा जी, मोहल्ले की खबर क्या है? ये भी ये गलत कह रहा है, गलत कह रहा है, तंज कर रहा है। यार क्या मुसीबत है? यार शकील गरारी जो हमारा मोहल्लेदार है, फ्रेंड है हमारा, और दानिश्वर फेलो भी है हमारा, वो उस बेचारे की लड़ाई हो गई थी। शकील गरारी की लड़ाई हो गई? हाँ जी, ना बीबीसी पे आई ना CNN पे। क्या जी, मैंने कहा था ना कि आगे जाके बहाने सिर्फ मेरी बेइज्जती करेगा। हुआ क्या गरारी साहब? यार दफा करो बीबीसी को, CNN को, हमारा मोहल्लेदार है वो, इससे हम और क्या बात हो सकती? हुआ क्या है गरारी साहब? लड़ाई उसकी हो गई थी, साथ वाले को एक चौक में गया हुआ था, उधर को हमें रक्शे वाला बजा उसके साथ। उसने कहा यार ध्यान से चलाया करो, तुम मानवे काट के आ रहे हो। तो वो उतर के गरारी को पड़ गया। बदकिस्मती से उसका दान लगा, वरना तो गरारी इधर कंधे पे काटता है ऐसा, चीखे मारता लड़ने वाला। हुआ क्या गरारी साहब को? गरारी को होना क्या था जी, धंधे टूट गए उसके। यार कहा या किया करो, धंधे नहीं टूटे, दांत टूट गया। दांत को धंधे बना दिए सिर्फ गरारी की वजह से। बस बेचारे को कुछ ना कुछ हुआ ही रहता है। लड़ाका भी है, दानिश्वर भी है, और वैसे भी फिर तुम्हें पता है माड़े बंदे को हर बंदा ही हमें पढ़ने की कोशिश करता है। ऐसे अजीजी आखिर तुम भी बड़े दानिश्वर हो। Why not? Why not? वाह वाह वाह, ऐसे सावन बातों में डड्डू की बात आती है। Why not? Why not?
यार मैं आपसे बात करने वाला था। तो मैं नहीं करता, खबर शुरू करो। मैं भी आपको दानिश्वर को डड्डू बना दिया। खबरें रहने तो इसी तरह भी है। जी गौरी साहब क्या कह रहे थे आप? मैं ये कह रहा था कि जितना गरारी अल्लाह माफ करे बीमार रहता है, उसको कहीं डॉक्टर के पास कंपाउंडर ना रखवा दे। अरे ये तुम्हारी दानिश्वरी ठीक है, रोज का उसका आने जाने का किराया बच जाए। अच्छा जी, पहली खबर सुनाए। जी जुनेद साहब, महकमा एंटी करप्शन ने बड़ी अहम रिपोर्ट जारी की है, जिसके मुताबिक करप्शन में पंजाब के टॉप पोजीशन लेने वाले महकमों में रेवेन्यू पहले, पुलिस दूसरे, लोकल गवर्नमेंट तीसरे और महकमा सेहत 5वें नंबर पर है। वाह 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 वाह, एंटी करप्शन ने पूरी लिस्ट जारी करके पोजीशनें बताई हैं करप्शन की। महकमा एंटी करप्शन से पूछा जाए उसका अपना नंबर कितना है। ये जो 4 नंबर खाली है वो शायद उसी का होगा। चौथे पे नहीं जा सकता, वो चौथे पे जा ही नहीं सकता। नहीं तुम एंटी करप्शन को तो छोड़ो, मैं तो कहूंगा वजीर आला शहबाज शरीफ साहब से कि जिस तरह वो बाकी पोजीशन होल्डरों को अवार्ड देते हैं, इस तरह इन महकमों के भी बुला के इनके भी सीने के ऊपर तमगे से जाने चाहिए। नहीं देखो ना यार, ये लिस्ट मौजूद है, हर रिसर्च हुई है। ये रेवेन्यू का महकमा जो है हर दफा लिस्ट में पहले नंबर पे होता है और पुलिस दूसरे नंबर पे आ गई है। तो इस तरह की चीजें सामने होने के बावजूद अगर इन पोजीशन होल्डरों को गरम गरम अवार्ड नहीं लगाया जाता तो फिर तो ये लिस्टें आती रहेंगी। ये महकमा सेहत 5वें नंबर पर आया। जी जी, लाहौर कलंदर भी 5वें नंबर पर था, मेरा ख्याल उसकी भी सेहत खराब थी। अच्छा जी, नैब की निगरानी के लिए कौमी एहतसाब कमीशन का बिल तैयार किया जा रहा है हुकूमत पाकिस्तान। बहुत अच्छे। नैब के महकमे में भी करप्शन निकालने के लिए अब उसके ऊपर एक और महकमा बना, सियासतदानों के ऊपर नैब और नैब के ऊपर सियासतदान। उस महकमे के ऊपर फिर एक और महकमा, फिर उस महकमे के ऊपर एक और महकमा बनेगा, फिर उस महकमे के ऊपर और। बस कर दो अजीजी, यार तुम तो थैले वाला साफ कर रहे हो। क्या मतलब? ये थैला रोटी के ऊपर रोटी रखे खा रहा। मैंने कहा ये क्या कर रहे हो? कह रही डॉक्टर साहब ने कहा डबल रोटी खाओ। बस डॉक्टर ने गवर्नमेंट को भी डबल महकमे का कह दिया। इस तरह वाला कभी करप्शन खत्म होनी है? वह क्या शेर है कि खुदा ने आज तक उस कौम की करप्शन नहीं मकाई, न जिसको खुद ख्याल अपनी करप्शन के मकाने का। यही है ना शेर? बिल्कुल यही है। थैंक यू वेरी मच। अगली खबर सुनाएंगे। मैं शर्मिंदा नहीं होता और आजकल दानिश्वर है ही वो जो शर्मिंदा ना हो। पीपल्स पार्टी को गैर मुनज़्ज़म करने की कोशिश कामयाब नहीं होने दूंगा, पीपल्स पार्टी के रहनुमा मंजूर वट्टू का बयान। वाह वाह वाह, वट्टू साहब बड़ी मेहनत कर रहे हैं, देख लो तुम। ये वैसे बयान ये होना चाहिए था कि मुनज़्ज़म पीपल्स पार्टी के सरबराह का बयान। हाँ, लेकिन तुम देखो तो सही ना, चंद साल हुए हैं उनको पीपल पार्टी ज्वाइन किए हुए, तो किस तरह उन्होंने पकड़ के मुनज़्ज़म कर दिया। कुछ उधर पड़ी हुई है मुनज़्ज़म हुई हुई, कुछ उधर पड़ी हुई है, थोड़ी सी इधर नुक्कर में लगी हुई है, सारी जहां जहां पे भी है ना, जितनी भी है बेशक आधी चमची है मुनज़्ज़म। ऐसे ना बोलते जाओ, जब कोई जलसा वलसा करना होता है तो वट्टू साहब की एक कॉल पे लाखों लोग जमा हो जाते हैं। हाय हाय, तुम लाखों की बात करते हो, करोड़ों लोग एक की रक्षा करा के जलसे की तरफ दौड़ पड़ते। वट्टू साहब का ये कमाल है कि करोड़ों लोग भी एक रक्षे में समा जाते हैं पीपल पार्टी के। बड़ी मुनज़्ज़म किया उन्होंने। क्या कह रहे जुनेद बाबूजी, वट्टू साहब के जलसे में ऐसे ही दुनिया इकट्ठी होती है जैसे अजीजी के मुशायरे में इकट्ठी होती है। क्या मतलब है तुम्हारा? एक हमारी भाभी बैठी होती है और एक अजीजी का सबसे छोटा बेटा। बड़ा बेटा तो जब अर्ज किया है ना, वही से निकल जाता कोई बहाना बना। और भाभी भी इसलिए बैठी होती है कि एक दफा गजल खत्म कर ले। सही यार ये ना करो, ये के साथ सुनाओ तुम्हें फिर अपना ताजा शेर। देखा, इस तरह लोग हाथ जोड़ना शुरू कर देते हैं जब भी शेर शुरू किया। ऐसी कोई बात नहीं, ऐसा शायर तो लाओ जो लोगों के हाथ ही जुड़वा दे। और हमेशा मयारी शेर का है। ये मोहब्बत में कितने लोगों ने तबाज़माई की है, मगर मैंने जो मोहब्बत में शेर कहा है वो अल्लाह के फजल से, अल्लाह माफ करे, अखीर है। अर्ज किया है, तुम्हारे इश्क में मुब्तला हो के जाना, अखीर हमें अमरूद ही लगाने पड़े।
जो सच है वो ठीक है। वाह जी वाह वाह वाह। दुनिया में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। बच्चे गाड़ी अंदर रोए डांटे मम्मी पापा रे बाबा सदके, प्रोटोकॉल के नाम पे कैसा डाला सड़क से आपा रे बाबा सदके। घंटे से मेरी सड़क बंद है, घंटे से मेरी सड़क बंद है, ट्रैफिक कहाँ पे जाए रे, जाने ऐसी कौन सी इनकी लगनी है बाराते। चांदनी राते, चांदनी राते, चांदनी राते, चांदनी राते। हर दूजे सिग्नल से पहले पुलिस का लगा है नाकारे बाबा सदके, फंसी ट्रैफिक रक्षे अंदर आकर जंप काकारे बाबा सदके। किसी ने चौक में धरना देके, किसी ने चौक में धरना देके सबकी आत्मा रोली रे, ट्रैफिक जाम से सड़कें सारी बन बैठी हवालाते। चांदनी राते, चांदनी राते, चांदनी राते, चांदनी राते। बच्चे 5 बजे घर पहुंचे, 1:30 बजे हो छुट्टी रे बाबा सदके, जिस भी सड़क पे जाओ हुई सड़क इन्होंने पुट्टी रे बाबा सदके। दूजे साल ही पुट देते हैं, दूजे साल ही पुट देते हैं, सड़कें लाख बना ले रे, ऐਵੇਂ तो नहीं सुनते हैं ये पब्लिक से सलवाते। चांदनी राते, चांदनी राते, चांदनी राते, चांदनी राते। रेड़े वाला वनवे पर सरिये को लाद ले आया रे बाबा सदके, चिंची देखो जम्बू जट से ज्यादा तेज उड़ाया रे बाबा सदके। ओए मोटरसाइकिल की ना पूछो, मोटरसाइकिल की ना पूछो, सांप के जैसी जाए रे, पानी सड़क पे हो तो कर दे कीचड़ की बरसाते। चांदनी राते, चांदनी राते, चांदनी राते, चांदनी राते। दौड़ के सड़कें पार करे और जिंदड़ी दाते लाए रे बाबा सदके, पैदल जाने वाले पुल के ऊपर से ना जाए रे बाबा सदके। चाहे लगा हो जंगला फिर भी, चाहे लगा हो जंगला फिर भी, उसी को टाप के गुजरे रे, कपड़े फट जाते हैं फंसकर छिल जाती हैं लाते। चांदनी राते, चांदनी राते, चांदनी राते, चांदनी राते। वन व्हीलिंग वाले शहजादे बखरा एक नमूना है बाबा सदके, अपनी इस हरकत के बाइस कर जाते घर सुना रे हाय हाय सदके। ऐसे शौक पे लानत भेजो, ऐसे शौक पे लानत भेजो, जिससे सब घबराए रे, आपे सोचे घर में हम क्या जम बैठे सौगाते। चांदनी राते,